आज हमने किए 4 मेन टॉपिक्स। पहले हमने किया कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट, फोर्थ एंड लास्ट वन वाज में आने वाला है इसका पार्ट 3। हे गाइस, वेलकम यू ऑल। मैं राहुल अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की 3rd वीडियो में। आज की ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें या छोड़ के ना जाएं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम 3 मेन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो कि एग्जाम्स में आते ही आते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। सेकेंड वन इज एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। लेट्स बिगिन। चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। चलते हैं हम पहले पॉइंट पे। देखिए, सबसे पहला डिफरेंशिएशन जो आता है वो है स्कोप में, कि बुक कीपिंग का स्कोप और अकाउंटिंग का स्कोप क्या है। बुक कीपिंग का स्कोप है आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। किस चीज की? देखिए, बुक कीपिंग जो है वो कंसर्न करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन पे, कैसी वो ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल नेचर में होनी चाहिए, मनी मैयर में होनी चाहिए। सेकेंड वन इज रिकॉर्डिंग। अब बुक कीपिंग में ही हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को। फर्स्ट टाइम के लिए रिकॉर्डिंग होती है बुक कीपिंग के दौरान। थर्ड वन इज क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में हम उन सारी ट्रांजैक्शंस को हम आगे फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं। अब चलते हैं हम दूसरी साइड अकाउंटिंग की तरफ। तो अकाउंटिंग में देखिए समराइजिंग, एनालाइजिंग और कम्युनिकेटिंग। समराइजिंग का मतलब है सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट फॉर्म में रखना, फिर एनालाइजिंग, उसी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना और उसमें से रिजल्ट्स इंटरप्रेट करने। लास्ट वन इज कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब है जो भी रिजल्ट्स आए हैं उनको हमें यूजर्स को प्रोवाइड करना है। बेसिकली डेफिनेशन के बेसिस पे भी हम इन दोनों के डिफरेंसेस लिख सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो आप मेरी वीडियो को भी देख सकते हैं, लास्ट वीडियो में ये चीज क्लियर समझाई हुई है, आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे जो है स्टेजेस। तो देखिए, बुक कीपिंग की जो स्टेज है वो फर्स्ट स्टेज यानी कि प्राइमरी स्टेज है। आगे चलते हैं हम दूसरी वाली पे, वो अकाउंटिंग जो है वो हमारी सेकेंडरी स्टेज में आती है। प्राइमरी स्टेज मतलब फर्स्ट टाइम, पहले हम करते हैं बुक कीपिंग, सेकेंड स्टेज में हम करते हैं अकाउंटिंग। आगे बढ़ते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। ऑब्जेक्टिव्स क्या है जी बुक कीपिंग के? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना। बहुत सिंपल, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना। अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है रिजल्ट्स निकालना, दैट्स इट। आगे है जी नेचर ऑफ जॉब की बात कर रहे हैं। बुक कीपिंग की जो नेचर ऑफ जॉब है वो है रूटीन, क्लरिकल, मतलब डेली बेसिस पे हम बुक कीपिंग करते हैं, और क्लरिकल वर्क होता है ये, इसमें क्लर्क काम करता है एज अ बुक कीपर। लेकिन जो अकाउंटिंग है इसकी जगह पे वो एनालिटिकल है और उसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे काम करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज हु परफॉर्म्स द जॉब। तो कौन परफॉर्म करता है जी ये जॉब? जॉब परफॉर्मेंस करी जाती है जूनियर स्टाफ की तरफ से बुक कीपिंग की। सो बुक कीपिंग की जॉब कौन परफॉर्म करेगा? जूनियर स्टाफ। एंड अकाउंटिंग की जॉब कौन परफॉर्म करेगा? सीनियर स्टाफ। आगे बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज नॉलेज। तो किस टाइप की नॉलेज चाहिए जी बुक कीपिंग करने के लिए? बिल्कुल बेसिक्स। एंड अकाउंटिंग के लिए हायर नॉलेज की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें हाई नॉलेज लेकर ही अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हे गाइस, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, सो सबसे पहले एडवांटेज हम देखते हैं कौन सी है। सबसे पहले है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग हमें मैनेज करने के लिए बिजनेस में बहुत हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल, वो हमें प्लानिंग करने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए एंड डिसीजंस लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। देखिए, अकाउंटिंग में बहुत सारा डाटा होता है, तो वो डाटा को हम जब समराइज्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने में फ़ायदा होगा। जैसे कि हम प्लान कर सकते हैं अपने गुड्स के सेलिंग प्राइस के लिए कि कितना सेलिंग प्राइस रखना चाहिए, या जो भी हमारी ओवरऑल कॉस्ट वगैरह है उनको कंट्रोल करने के लिए भी अकाउंटिंग हमें हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ जो कि है कंप्लीट सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। देखिए, अकाउंटिंग शुरू से लेके एंड तक हमारे हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अकाउंटिंग का मतलब ही है रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो ये है एडवांटेज अकाउंटिंग की कि ये एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, शुरू से लेकर एंड तक हर ट्रांजैक्शन को वो रिकॉर्ड करेगी। बिजनेस जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस और उतना ही कॉम्प्लिकेटेड उसे समझना, लेकिन अकाउंटिंग उसे सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करेगी जिससे समझना ईजी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड यानी कि इन्फो रिगार्डिंग पी एंड एल। पी एंड एल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट्स और लॉसेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी हमें अकाउंटिंग। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड तो रख लिया, अब रिजल्ट क्या आएगा? प्रॉफिट्स आएगा या लॉसेस आएगा? तो वो सिस्टम हमें एक एंड में रिजल्ट देगा जिससे हमें पता चल सकता है
कि हमारे बिजनेस में हमें एक साल के दौरान प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे है इन्फो रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए प्रॉफिट्स एंड लॉसेस तो दे दिया, अब वो हमें एक और नया प्रोडक्ट देंगी जो कि है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो हमारी बिजनेस में संपत्ति कितनी है या हमारी देनदारियां कितनी हैं, हमने कितना पैसा देना है किसी का, और हमारे पास कितनी संपत्ति तैयार होगी यानी कि एसेट्स तैयार हो चुकी हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जो कि है एनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। मतलब क्या है कंपैरेटिव स्टडी का? हम कंपैरिजंस कर रहे हैं। किस में कंपैरिजन कर रहे हैं? अरे यार अपने बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शन का कंपैरिजन। 2018 में हुआ था मुझे प्रॉफिट, 2019 में हुआ मुझे लॉस, तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारे आंसर्स हमें मिल जाएंगे अकाउंटिंग से। हम अपने रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे और हमें मिल जाएगा अपना आंसर। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है टैक्स लायबिलिटी। देखिए टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करने में भी अकाउंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। ये हमने पढ़ा हुआ है, सारे पॉइंट ज्यादातर हमने पीछे वाली वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। देखिए टैक्स लायबिलिटी कैसे हेल्प करेंगे। हमारे अकाउंटिंग में बहुत पूरा रिकॉर्ड मेंटेन्ड है हमारे बिजनेस का। हमारे बिजनेस की रिकॉर्ड्स में हमें प्रॉफिट्स के बारे में और लॉसेस के बारे में, अपनी इनकम्स के बारे में और एक्सपेंसेस के बारे में पूरी जानकारी है। तो यही इनकम्स के ऊपर कितना टैक्स लिवाई होना चाहिए ये भी हमें पूरा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दे देगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, दैट इज एविडेंस इन लीगल मैटर्स। ये भी पॉइंट हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अभी लीगल मैटर्स में कैसे एविडेंस बनेगा? हमारे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड किसी भी चीज का हो दैट विल बिकम एन एविडेंस। तो हम अपने रिकॉर्ड्स को एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं इन द कोर्ट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। अब 8th पॉइंट है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो हमारे लिए गुडविल की तरह काम कर सकता है कि देखिए हम भी एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, हमारे पास सारा रिकॉर्ड मेंटेन है और लोग हमारे रिकॉर्ड्स को देखकर हमारे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही बैंक्स का भी ट्रस्ट हमारे पे बढ़ जाएगा जब वो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन देखेंगे। तो ये सारे थे एडवांटेजेस हमारी अकाउंटिंग के। अब हम बढ़ते हैं आगे लिमिटेशंस की तरफ। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी लिमिटेशन। सबसे पहली लिमिटेशन हमारे अकाउंटिंग की है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, पर्सनल मतलब पर्सन्स की अपनी अपनी जजमेंट। एक पर्सन कुछ सोचता है और दूसरा पर्सन कुछ। देखिए पर्सनल जजमेंट का मतलब होता है कि हर पर्सन का अपना नजरिया देखने का। तो अकाउंटिंग एक रिजल्ट देती है, वो कुछ भी हमें इंटरप्रेट नहीं करती खुद से, उसमें से सब कुछ इंटरप्रेट करना हमारा काम है, एक पर्सन का काम है। सो देखिए पर्सन की अपनी समझ, अपनी जजमेंट ही है जो उस अकाउंट को गुड या बैड बनाएगी। यही लिमिटेशन है अकाउंटिंग की कि ये बहुत जल्दी ही पर्सन्स की जजमेंट से अफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, दैट इज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि जो भी बिजनेस हम रन कर रहे हैं उसकी एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए थी वो मिल सकती है हमारे बिजनेस के बंद होने के बाद। लेकिन देखिए जो भी हमारी एक्चुअल प्रॉफिट्स है ना बिजनेस के या लॉसेज है, हमें बिजनेस चलाने के बाद बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, तो ये तो हम बिजनेस के बंद होने के बाद ही बता सकते हैं। बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम मान के चलते हैं कि बिजनेस जो है वो गोइंग कंसर्न है। तो गोइंग कंसर्न में कुछ ना कुछ टाइम पीरियड मिलता है हमें 1 साल का, तो हम उस 1 साल में प्रॉफिट्स कंप्यूट करके चेक कर लेते हैं। तो यही है कि हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से सामना करना, हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, दैट इज ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? देखिए हमारी जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है वो ओमिट हो जाती हैं। ओमिट होना मतलब छूट जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई हमारा मैनेजर है या कोई भी एम्प्लॉय है जो कि बहुत एफिशिएंट है अपने काम को लेकर और उसके काम से हमारी कंपनी को, हमारे बिजनेस को बहुत बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो अकाउंटिंग उसकी मेहनत को, उसकी एफिशिएंसी को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती। तो वो यही बहुत बड़ी लिमिटेशन बन जाती है इसके लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे फोर्थ पॉइंट की ओर, दैट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो देखिए ये सारी अकाउंटिंग जो है हमारी वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड है, मतलब पास्ट पे बेस्ड है। आज की जो भी हमारी वैल्यूज हैं किसी भी एसेट्स की वो हम कंसिडर ही नहीं करते, तो हमारी काफी एसेट्स ऐसी रह जाती हैं जो कि अंडर वैल्यूड रह जाती हैं। ये भी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपनी फिफ्थ लिमिटेशन की ओर, दैट इज अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है जी, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है छेड़छाड़ कर देना, हेरा फेरी कर देना, अपने अकाउंट्स में थोड़े बहुत चेंजेस कर देना। सो देखिए क्या होता है कि कुछ बिजनेसेस अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छी दिखाने के लिए अपनी बैलेंस शीट में थोड़े बहुत फेरबदल कर देते हैं, दैट इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग। तो ये फेरबदल बहुत माइनर होते हैं, सो इनको कहा जाता है विंडो ड्रेसिंग, जो कि एक आम
लेमन जो कि एक आम इंसान नहीं पता लगा सकता। सो ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है हमारी अकाउंटिंग की। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज सिक्स्थ, दैट इज अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अब जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है ना वो सारी की सारी पास्ट पे बेस्ड है, तो हम इन सभी ट्रांजैक्शंस को देखकर अपना फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं, तो ये भी एक गलत चीज। सो दैट वाज ऑल अबाउट एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक की ओर। हे गाइस, चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें है वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब किसी भी चीज पे भरोसा करना, और फैक्चुअल एंड वेरीफाइबल। फैक्चुअल मतलब फैक्ट्स पे बेस्ड, वेरीफाइबल मतलब उसको वेरीफाई करना, मतलब उसकी पड़ताल कर सकें हम। ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इस तरह मेंटेन होने चाहिए कि हम उसको वेरीफाई कर सकें। उसके साथ जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है ना, उसका कोई ना कोई एविडेंस मौजूद होना चाहिए, हम उसके एविडेंसेस को ट्रैक कर सकें। हमें पता होना चाहिए कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो कैसे हुई, क्यों हुई। फॉर एग्जाम्पल उसकी रिसीट्स, उसके बिल्स वगैरह सब हमारे पास होने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड क्वालिटी की तरफ जो कि है रेलिवेंस। रेलिवेंस मतलब कि जो भी काम की इंफॉर्मेशन हो, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हो। ये ना प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो अकाउंटेंट्स नॉर्मली फेस करते हैं। उनको भी सोचना पड़ता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है और कौन सी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम टोटल डेटर्स की बात करें तो हमें अमाउंट ज़्यादा रेलिवेंट है ना कि नंबर ऑफ डेटर्स। तो अगर हम बात करें कि जो भी चीज़ें क्लोजली कनेक्टेड होंगी ना, दैट विल बी कंसीडर्ड इन अकाउंटिंग। ठीक है जी। सो ये था सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की ओर जो कि है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब कि समझ आ सके किसी भी आम इंसान को, जिसको अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज हो, उसको ये इंफॉर्मेशन समझ आनी चाहिए। ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल कि इजी टू अंडरस्टैंड हो, यूजफुल हो, और वो इंसान बिना किसी स्पेशल नॉलेज के भी उसको समझ सके। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी फोर्थ यानी कि लास्ट जो है हमारी क्वालिटी की तरफ, दैट इज कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंपैरेबिलिटी का मतलब है कि हम कंपेयर कर सकें, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसमें इजीली कंपैरिजन अवेलेबल होना चाहिए कि 2018 में हमारे पास ऐसे प्रॉफिट्स थे और 2019 में ऐसे थे। सो इससे क्या होगा, हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमें बहुत हेल्प मिलेगी, चाहे वो ऑनर्स हो या कोई भी आम इंसान जो हमारी बिजनेस में पोटेंशियल इन्वेस्टर बन सकता है। तो ये कंपैरेबिलिटी वाला जो कैरेक्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।